हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 22 जनवरी को जो इवनिंग शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था जेईई मेंस का, उसका अब एक्चुअल पेपर आ चुका है। तो उसके एक्चुअल पेपर का सबसे फास्टेस्ट सॉल्यूशन करेंगे फिजिक्स सब्जेक्ट का। क्लियर है ना? स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। लिखा हुआ है सिमेट्रिक थिन बाई कॉन्वेक्स लेंस इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। 4 पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं ऐसे ऐसे करके। तो कोई एक पार्ट अगर लोग देखेंगे तो वो पार्ट लगभग हम लोगों को ऐसा दिखाई देगा, इस तरीके से। ठीक है, फिर बोला जा रहा है टू प्लेन्स ए बी एंड सी डी एज शोन इन द फिगर इफ द पावर ऑफ ओरिजिनल लेंस का पावर दे दिया गया है 4D। ओरिजिनल लेंस कैसा था भाई? ओरिजिनल लेंस तो ऐसा था, सिमेट्रिक बाई कॉन्वेक्स लेंस था। अगर सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक बाई कॉन्वेक्स लेंस है, तो इन दोनों का, इधर वाले का इसका रेडियस और इसका रेडियस सेम ले लेते हैं, आर ले लेते हैं। 1/f का फॉर्मूला लगाते हैं। सराउंडिंग में हम एयर मान लेते हैं, तो μ2/μ1 या μl/μm, तो अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम म्यू मान लेते हैं। तो μ/1 -1 1/r1, तो उसकी जगह पे r, क्योंकि r1 तो पॉजिटिव होगा क्योंकि रेज इधर से आ रही है। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर की तरफ होगा, तो ऑप्टिक सेंटर से इधर जा रहे हैं हम लोग। इसका यहां रखेंगे क्या, -1/r2 रखेंगे, तो इसका c इधर होगा। हम लोग अगर ऑप्टिक सेंटर से इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जाएंगे तो अपोजिट जा रहे हैं, देखिए नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस लिखेंगे। एक माइनस फॉर्मूले पहले से था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू -1 1 1 जुड़ के 2 और डिवाइडेड बाई r, और 1/f ही पावर होता है, और क्वेश्चन में उसका पावर कितना दे दिया गया है 4, तो ये आ जाएगा। अब एक बार हम लोग इसका लिखना शुरू करते हैं, इसका फोकल लेंथ, तो 1/f डैश, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो वही है, सराउंडिंग वही है, तो म्यू -1 1 बाई इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कट जाने के बावजूद रहेगा तो वही, तो कितना होगा 1/r माइनस। अब ये तो एक फ्लैट सरफेस हो गया, फ्लैट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो माइनस में 1/∞, और समथिंग बाय इन्फिनिटी तो जो होता है वो 0 हो जाएगा। तो यहां से 1/f डैश का वैल्यू क्या आ जाएगा, म्यू -1 डिवाइडेड बाई r। अगर हम इस 2 से इसको कट कर दे तो 2, और यही चीज है जिसका वैल्यू हम लोग को चाहिए, तो दिख रहा है कि उसका वैल्यू तो 2 डायोप्टर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं हम लोग। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ स्मॉल रिजिड स्फेरिकल बॉल ऑफ मास m, एक स्मॉल रिजिड स्फेरिकल बॉल है, स्मॉल रिजिड स्फेरिकल बॉल ऑफ मास m इज ड्रॉप्ड इन अ लॉन्ग वर्टिकल ट्यूब। अब इसका मास कैपिटल M है और इसको एक किसी कंटेनर में, एक ट्यूब में गिरा दिया जा रहा है। तो अगर हम लोग ट्यूब के हिसाब से चलें तो लेट से ये रहा हम लोगों का ट्यूब ऐसे, और इस ट्यूब के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है ऐसे। लिखा हुआ है द वेलोसिटी ऑफ द बॉल बिकम कांस्टेंट। बिल्कुल सही बात है कि अगर हम लोग एक मेटल के बॉल को किसी डेंस लिक्विड में, किसी विस्कस लिक्विड में ड्रॉप करते हैं तो धीरे धीरे उसका स्पीड बढ़ता है, और जब उसका स्पीड बढ़ता जाएगा तो धीरे धीरे उस पर लगने वाला जो विस्कस फोर्स है वो बढ़ता जाएगा। भाई नीचे को वेट mg लगेगा, ऊपर की तरफ बॉयंसी तो लग ही रहा है, ऊपर की तरफ और कौन लगने लगेगा, विस्कस फोर्स, जो कि शुरू में 0 रहा होगा, क्योंकि विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है 6 पाई ईटा rv। तो जब v 0 रहा होगा तो शुरुआत में विस्कस फोर्स नहीं रहा होगा, लेकिन चूंकि नीचे की ओर नेट एक्सेलरेशन है तो धीरे धीरे नीचे की स्पीड बढ़ता जाएगा। स्पीड बढ़ता जाएगा तो जरूर ऐसा होगा कि स्पीड बढ़ता जाएगा तो विस्कस फोर्स बढ़ने लगेगा, और एक टाइम पे दोनों मिल करके इसको बैलेंस कर लेंगे तो स्पीड जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो स्पीड हो गया है कांस्टेंट, तो v इक्वल कांस्टेंट। और ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तो केवल तभी हो सकता है जब वेट बैलेंस हो चुका हो बुआंसी से और विस्कस फोर्स से। ठीक है, और इसी तरह के वेलोसिटी को हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। क्लियर ना? अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो बिकम कांस्टेंट आफ्टर सम टाइम इफ द डेंसिटी ऑफ द ग्लिसरीन। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है कि अगर ग्लिसरीन, ग्लिसरीन मतलब जिसमें ये फ्लो कर रहा है, उसका डेंसिटी हाफ ऑफ द डेंसिटी ऑफ द बॉल है। ठीक है, देन द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल इज, शुरुआत करते हैं भाई। तो ये लिखा हुआ हम लोग का क्या, अच्छा मास कैपिटल है, तो कैपिटल mg इज इक्वल्स टू, बुआंसी फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, बुआंसी फोर्स का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इमर्ज्ड डेंसिटी ऑफ लिक्विड और इनटू में g। अब चूंकि बॉल पूरी तरह से लिक्विड के अंदर है तो डूबा हुआ पार्ट तो वॉल्यूम के ही बराबर होगा। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी हम लोग मान लें लेट्स से रो, तो जो ग्लिसरीन का डेंसिटी है वो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी का, बॉल की डेंसिटी का आधा है, तो कितना हो जाएगा ρ/2। क्लियर? और इनटू में क्या हो जाएगा g। अब प्लस में क्या चल रहा है, बुआंसी सॉरी विस्कस फोर्स। अच्छा मास क्या होगा, अगर हम लोग मास को ठीक से लेके चले तो क्या ये वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होता? तो दिख रहा है कि ये भी तो mg ही बन जाएगा ओवरऑल। तो क्या मिला हम लोगों को, mg इज इक्वल्स टू mg/2 प्लस विस्कस। साफ साफ दिख रहा है कि जो विस्कस फोर्स होगा वो हो जाएगा mg माइनस में mg/2। क्लियरली इसका जो जवाब आएगा वो आ जाएगा कितना, mg/2, क्योंकि mg में से mg/2 माइनस करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो mg/2 आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा। क्लियर है ना? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं।
एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी की बात करनी है हम लोगों को। मास दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है। तो रेडियस और लेंथ से आइडिया लग रहा है कि जो वायर है उसको हम लोग सिलेंड्रिकल शेप का लेके चल रहे हैं। भाई डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। सिलेंड्रिकल शेप का अगर हम लोग लेके चलेंगे तो सिलेंड्रिकल शेप के केस में भाई वॉल्यूम को अगर हम लोग एरिया इंटू लेंथ लिखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास डिवाइडेड बाई एरिया। क्या होगा, एरिया होगा सर्कुलर सरफेस का एरिया पाई आर स्क्वायर, और इनटू हाइट लेंथ कुछ भी बोले, अगर इसको लेंथ के करेस्पॉन्डिंग चल रहे हैं तो पाई आर स्क्वायर एच या पाई स्क्वायर एल हो जाएगा। हम लोगों को क्या निकालना है, परसेंटेज एरर निकालना। शुरुआत कर रहे हैं, क्या लिखेंगे इसको, डी रो बाई रो इज इक्वल्स टू डी एम बाई एम। पाई तो कांस्टेंट वो हट जाएगा, मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकाल रहे तो जोड़ देंगे 2 डी आर बाई आर, पावर कोफिशिएंट बन गया, और प्लस डी एल बाई एल। क्लियर ना। शुरुआत कर रहे हैं, क्या लिखेंगे हम लोग इसको, डी रो बाई रो इज इक्वल्स टू डी एम, कितना चेंज आ रहा है उसमें 0.003 डिवाइडेड बाई एक्चुअल मास कितना है 0.6, प्लस 2 टाइम्स ऑफ डी आर कितना है 0.01 डिवाइडेड बाई 0.50, और प्लस डी एल कितना है 0.05 डिवाइडेड बाई 10। क्लियर ना। शुरुआत करते हैं एक बार, क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे भाई, ऊपर नीचे हम लोग करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई, तो 3 बाई में 600 हो जाएगा ये। यहाँ देखेंगे तो ऊपर नीचे हम लोग कर लेते हैं 100 से मल्टीप्लाई, तो 2 डिवाइडेड बाई 50 हो जाएगा। यहाँ ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं तो 5 बाई 1000 हो जाएगा। ठीक है, 5 से कट करेंगे तो ये 200, इसको कट कर लेंगे तो ये भी 200, तो यहाँ से हम लोग एलसीएम ले तो एलसीएम इसका कितना आएगा 200, ऊपर तो कितना रहेगा 1, यहाँ कितना रहेगा 54 जा 4 2 जा 8, और फिर ये 1 8 8 1 और 1 ऐड कर लेंगे तो 8 1 9 9 1 10, तो 10 बाई 200, तो यहाँ से डी रो बाई रो की वैल्यू क्या आ रही है 10 बाई 200, 0 0 कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन हम लोगों से क्या चाहिए, हम लोगों को तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर चाहिए। परसेंटेज एरर के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये तो फ्रैक्शनल एरर है, तो परसेंटेज एरर के लिए क्या कर लेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो डी रो बाई रो इंटू में 100% इज इक्वल्स टू 1 बाई 20 इंटू में 100%, यहाँ से कट पिट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 5%। क्लियर ना। तो 5% इसका ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा है सीरीज एलसीआर सर्किट इज कनेक्टेड टू एन अल्टरनेटिंग सोर्स, अल्टरनेटिंग सोर्स जिसका ईएमएफ कितना दे दिया गया ई। द करंट एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड करंट की बात कर रहे हैं, मतलब ये पीक करंट की बात हो रही है। क्लियर ना। पीक करंट जो है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसका वैल्यू एफ इज इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट एल इंटू सी। इसके अगर थोड़ा पीछे जाए तो एक्चुअली में क्या होता है, रेजोनेंस कब होता है, रेजोनेंस तब होता है जब इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल हो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के, और अगर एक्सएल एक्सिक इक्वल हो गया तब तो जो इंपेडेंस होगा जेड वो मिनिमम होता था। और चूंकि जेड का वैल्यू था कितना, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अब चूंकि एक्सएल एक्सी इक्वल हो चुका था तो खत्म हो गया, रूट आर स्क्वायर बाहर आएगा तो आर बन जाएगा, तो जेड का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा आर, कब, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर। ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग करंट, पीक करंट की बात करें तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय जेड, और जेड की वैल्यू अभी फिलहाल कितनी है, आर है। क्वेश्चन दे दिया गया है, इफ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर बिकम ट्वाइस, अब आर को कर देना डबल, नया पीक करंट देखें आई नॉट डैश, ईएमएफ तो वही रहेगा, अब नया रेजिस्टेंस क्या हो गया, डबल हो गया है, और ये तो पुराना वाला आई नॉट ही है, तो क्या हो जाएगा, नया वाला जो करंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आई नॉट बाई 2 हो जाएगा। देन द एम्पलीट्यूड ऑफ द रेजोनेंट करंट एट रेजोनेंस, यही पूछा जा रहा है कि रेजोनेंस पर जो नया एम्पलीट्यूड ऑफ करंट है, मतलब जो नया पीक करंट वो कितना हो जाएगा, तो वो जो हो जाएगा आई नॉट बाई 2, मतलब इसका ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। यहाँ लिखा हुआ फॉर अ शॉर्ट डायपोल, एक छोटा सा डायपोल है, ये डायपोल, शॉर्ट डायपोल प्लेस्ड एट ओरिजिन, थोड़ा सा ऐसे कर दे रहे हैं इसको, तो ये रहा, ये है शॉर्ट डायपोल। ठीक है। फिर लिखा हुआ है कि इज अलोंग एक्स एक्सिस एज ऑन द फिगर इफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, अच्छा ए पॉइंट पर, तो ए कौन सा पोजीशन है, ए तो एक्सियल पॉइंट हो गया, एक्सियल पॉइंट पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे दिया गया, ये है वी नॉट, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है ई नॉट। ठीक। देन द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। अब बी पॉइंट को अगर हम लोग देखें तो ये तो इक्वेटोरियल पोजीशन है, और हम लोगों को पता होना चाहिए भाई कि जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल वो तो जीरो होता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की वजह से डिस्टेंस सेम और साइन अपोजिट था तो कट पिट जाता है, तो कंफर्म है कि इक्वेटोरियल पे तो पोटेंशियल जीरो आ जाएगा। तो बी पर जो पोटेंशियल है, पहले पोटेंशियल लिखा हुआ है, तो पोटेंशियल तो जीरो होगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता है,
तो अब अगर हम लोग को तुक्का भी लगाना रहा तो एटलीस्ट सेकंड और थर्ड में से किसी पर जाएंगे, 50-50 का चांसेस तो थोड़े चांसेस तो बढ़ गया 25% के कंपैरिजन में, ठीक है। अच्छा ठीक है, लेकिन पहले हम लोग पूरा सॉल्व कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड रेस्पेक्टिवली एट पॉइंट बी पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पहले ऐसा करते हैं कि ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड सोचते हैं। ए पर एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड था 2kp/r का क्यूब। अगर हम लोग बी पॉइंट पर चले तो बी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या आ जाएगा, kp/ डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस तो 2r हो गया ना, तो 2r का क्यूब। ऐसा नहीं कि सीधा हाफ मार्क करना शुरू कर देंगे, क्लियर ना, ध्यान देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा kp/8r3। कई बार बच्चों को लगने लगता है कि सर सीधा आधा ही तो हो जाता है इक्वेटोरियल पे, तो आधे वाला खोजने लगते हैं हम। अच्छा तो तब होता जब कोई आधे का भी एक ऑप्शन होता, लेकिन चलो ठीक है फिर। अच्छा अगर लोग ध्यान से देखें तो kp/r3 भाई इसकी ही तो वैल्यू क्वेश्चन में E0 दिया हुआ है, तो kp/r3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, E0/2। तो हम 1/8 को बाहर करेंगे और kp/r की जगह E0/2 रखेंगे, तो जवाब कितना आ जाएगा, E0/16, क्लियर ना। E0/16 मतलब इसका ऑप्शन नंबर अब थर्ड है जो ठीक हो जाएगा, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, ध्यान देते हैं। यहां लिखा हुआ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस से करेस्पॉन्डिंग चल रहे हैं भाई। कैपेसिटेंस क्या होता है, Q/V होता है, क्योंकि Q इज इक्वल टू CV होता है भाई, ठीक है। किसके टर्म में चाहिए, M, L, T और C क्या है यहाँ पर, मास लेंथ टाइम, तो ठीक है, चार्ज है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग पोटेंशियल को क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल को पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई चार्ज। तो लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से Q²/U आ जाएगा। और U क्या है, U एक तरह की एनर्जी है, और एनर्जी का डायमेंशन तो हम लोगों को MLT के टर्म में तो पता ही है। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, ML²T⁻²। ये हम लोग वर्क से भी सोच सकते हैं, क्योंकि वर्क का होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और वर्क ही तो एनर्जी बन जाएगा। तो फोर्स का होगा MLT⁻² और डिस्प्लेसमेंट का L और, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि कितना आ जाएगा, ML²T⁻²। और यहाँ पे चार्ज का स्क्वायर है, क्वेश्चन में चार्ज का ही कैपेसिटी डायमेंशन C दे दिया है, तो चार्ज तो 2 बार, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C का स्क्वायर। तो अगर हम लोग कैपेसिटेंस जो हम लोग फैरेड से दिखाने वाले हैं, F से दिखाने वाले हैं, F पता नहीं क्या है, तो F से दिखा रहे हैं अगर, तो क्या लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर, C² डिवाइडेड बाई कितना आएगा यहाँ से, ML²T⁻²- आ जाएगा। ऊपर लेके जाएंगे तो C² M⁻⁻1 L⁻², और T⁻2 आ जाएगा। तो C² M⁻⁻1 L⁻2 और T⁻2 मतलब इसका ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग, इस पे ध्यान देते हैं एक बार। लिखा हुआ है एन इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर उसको प्रोजेक्ट किया गया है, वो सर्कल में घूमने लगता है, ठीक है। हम लोग को पता है भाई कि अगर किसी पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को और इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, तो ठीक है कोई बात नहीं। अगर हम लोग देखें मैग्नेटिक फील्ड है बी, भाई अगर पॉजिटिव चार्ज होता उसको मान लेते हम लोग इधर थ्रो किए होते तो फोर्स इधर लगने लगता, नेगेटिव चार्ज इधर थ्रो किए हैं तो उसमें जो फोर्स होगा वो इधर ना लग करके नीचे क्यों लगने लगेगा, ठीक है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को इधर थ्रो कर देते हैं, मान लेते हैं कि ये हम लोगों का इलेक्ट्रॉन इधर क्यों थ्रो किए स्पीड v से, तो v×b अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो फोर्स नीचे लगता, लेकिन नेगेटिव चार्ज हो तो फोर्स ऊपर लगेगा, और जिधर फोर्स होगा उधर ही सर्कल का सेंटर होगा, तो ये कुछ इस तरीके से सर्कल में घूमना शुरू कर देगा, क्लियर है। तो कुछ तो इस तरीके से वो सर्कल में घूमेगा ऐसा, ये स्पीड इसका v, ठीक। तो शुरुआत करें भाई। अच्छा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वही किसके इक्वल होगा, mv²/r किसके इक्वल हो जाएगा, qvb मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल। तो मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल कर दिया हम लोग, तो v से v अगर हम लोग कैंसिल कर देंगे तो mv किसके इक्वल आ जाएगा, qrb के इक्वल आएगा। अब क्या बोला जा रहा है, लिखा है द बोर क्वांटाइजेशन इज एप्लीकेबल। बोर का क्वांटाइजेशन क्या था, बोर का क्वांटाइजेशन था कि जो mvr होगा वो nh/2π के इक्वल होता है, ठीक है। देन द रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड, अगर कोई भी एक्साइटेड बोले हैं तो जिसके भी एक्साइटेड बोले होंगे तो जो n का वैल्यू होता है वो उससे एक ज्यादा, जैसे बोले हैं mth एक्साइटेड तो n का वैल्यू m+1, तो फर्स्ट एक्साइटेड तो n का वैल्यू 1+1 मतलब 2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं भाई mv की जगह लिख दे रहे हैं कितना, qrb, एक r और किसके इक्वल, nh/2π के। क्या चाहिए इनको, इनको चाहिए r की वैल्यू, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r स्क्वायर एक्चुअली में है, n की जगह क्या रख लेंगे 2 इंटू में h डिवाइडेड बाई 2π, और डिवाइड में और कौन आ जाएगा, डिवाइड में और आ जाएगा qb। इलेक्ट्रॉन है तो q की जगह क्या लिख लेंगे e, 2 कटा तो r का वैल्यू स्क्वायर इधर आके रूट बनाएगा तो h/π_e_b, r की वैल्यू h/π_e_b, रूट में h/π_e_b, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं।
ध्यान देते हैं। क्वेश्चन लिखा हो फॉर डायटोमिक गैस इफ गामा वन जो है वो Cp/Cv होता है, हम लोग को पहले से ही पता है, फॉर रिजिड मॉलिक्यूल, एंड गामा टू इज इक्वल टू Cp/Cv फॉर अनदर डायटोमिक, दोनों डायटोमिक के लिए है। तो जो गामा वन है भाई, अगर हम लोग गामा की जनरल बात करें तो गामा होता क्या है, गामा होता है 1 + 2/f, जहां पे f जो है वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम है। लिखा हुआ है कि बट ऑल्सो हैविंग वाइब्रेशनल मोड। अब जो ये सेकंड वाला है, गामा 2 वाला है जो है, उसके पास वाइब्रेशनल मोड्स भी है। भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो नंबर ऑफ रीजंस है कि कितने कुल रीजन है एनर्जी को कैरी करने के। तो अगर हम लोग पहले वाले की बात करें तो भाई जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है, डायटोमिक गैस है, उसके पास अगर हम लोग चल रहे हैं तो उसके पास क्या क्या होगा, ट्रांसलेशनल होगा एक तो, और क्या होगा, एक तो होगा रोटेशनल। लेकिन अगर हम लोग सेकंड वाले की बात करें तो उसके पास ट्रांसलेशनल भी होगा, रोटेशनल भी होगा और प्लस वाइब्रेशनल भी है। ध्यान देते हैं। तो ट्रांसलेशनल कितना हो गया, 3, वाइब्रेशनल हो, रोटेशनल हो गया 2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम सही से देखा जाए तो डायटोमिक के लिए तो 5 होता है, लेकिन अब एक ऐसा डायटोमिक गैस लाते हैं जिसके पास ट्रांसलेशनल भी है, रोटेशनल भी, वाइब्रेशनल भी है। तो इसके पास 3, 2 तो होगा ही होगा, कुछ और बढ़ जाएगा, 1 नंबर 2 या कुछ भी, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर के करेस्पॉन्डिंग वाइब्रेशनल जो होगा वो बढ़ सकता है। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि अगर हम लोग पहले वाले का डिग्री ऑफ फ्रीडम दूसरे वाले का डिग्री ऑफ फ्रीडम कंपेयर करें तो दूसरे वाले का डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा होगा, क्योंकि वाइब्रेशनल उसके पास मोड्स है। ठीक है, हम लोग को दिख रहा है कि गामा जो है वो f के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। f बढ़ जाएगा तो पक्के से जो गामा होगा वो घट जाएगा, तो गामा 1 वाले का ज्यादा होगा, जबकि 2 वाले के लिए गामा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो 2 वाले के लिए गामा कम, ऐसा ऑप्शन नंबर केवल 4th ही है, इसका ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ रहे हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां देखते हैं, लिखा हुआ है कि एक रेक्टेंगुलर मेटालिक लूप है, इज मूविंग आउट ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन टू अ फील्ड फ्री रीजन विद अ कांस्टेंट स्पीड। ओके, क्या हो रहा है कि कहीं एक जगह यूनिफॉर्म मेटालिक लूप, अच्छा कोई यूनिफॉर्म मेटालिक लूप है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ रहा है। तो देखते हैं एक बार, ये रहा हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड, माना कि मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से हम लोग अरेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को अरेंज कर रहे हैं। फिर क्या बोले जा रहे हैं कि एक रेक्टेंगुलर मेटालिक लूप है, तो एक रेक्टेंगुलर मेटालिक लूप ले रहे हैं हम लोग, और जो ये रेक्टेंगुलर मेटालिक लूप है ये बाहर की ओर चल रहा है। ठीक है, अच्छा कैसे चल रहा है, तो कांस्टेंट स्पीड से बाहर जा रहा है, तो मान लेते हैं कि स्पीड क्या है, v। ठीक है, किसी टाइम t का सिचुएशन मानते हैं, तो किसी टाइम t पे मान लेते हैं कि जो ये वाला लेंथ है वो है लेट से a, पूरा लेंथ जो था वो था लेट से b। किसी टाइम t पे कुछ हिस्सा बाहर आ चुका होगा। भाई डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड अगर v है, समय t है, तो vt पार्ट बाहर आ गया होगा, और तो कितना अंदर होगा, अंदर जो होगा वो होगा b माइनस v इंटू टी। इसको हटा देना एक बार थोड़ा, नहीं तो क्रॉस में कंफ्यूजन होने लगी। तो कितना हो जाएगा, b माइनस वी इंटू टी। और हम लोगों को, अगर हम लोग को फ्लक्स लिखना होता है, फ्लक्स, तो हम लोगों को मतलब होता है बी ए कॉस थीटा, और हम लोगों को वही वाला एरिया लेना होता है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट होता है। तो हमारा मतलब बस इससे है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, तो बी, एरिया लिखना है हम लोग तो क्या लिख लेंगे, लेंथ इंटू विड्थ, तो a इंटू बी माइनस वी टी इंटू, अब हम लोग ये लेके चल रहे हैं कि जो एरिया वेक्टर वो भी अंदर की तरफ हो जाएगा, तो एरिया वेक्टर भी अंदर, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोगों को फ्लक्स मिल चुका है, हटा रहे हैं सब कुछ। अब अगर फ्लक्स मिल चुका है तो ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी होता है, फैराडे और लेंज लॉ दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। अगर लोग ध्यान देकर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो पहले तो बी ए वी, भाई माइनस को बाहर कर रहे हैं, बी ए इंटू बी, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, माइनस बी ए वी टी, तो टी का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में तो 1, तो बचेगा क्या, बचेगा बी ए वी, एक माइनस इसका एक माइनस उसका प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू कितना आएगा, बी ए वी। ठीक है, और अगर किसी को याद होता तो ये एक्चुअली में मोशनल ईएमएफ का केस है। मोशनल ईएमएफ के केस में यही होता है कि बीवीएल हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं, क्लियर ना, ध्यान रखना था। तो दिख क्या रहा है कि स्पीड भी कांस्टेंट है, लेंथ ए तो कांस्टेंट है ही, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी यूनिफॉर्म है, तो वो भी कांस्टेंट है। तो जो ईएमएफ होगा वो भी कांस्टेंट होगा, टाइम से बदलेगा नहीं, तो ये नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। इसका ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, यहां पढ़ते हैं एक बार। यहां लिखा हुआ है कि एक लाइट सोर्स है जिसका वेवलेंथ लैम्डा है, वो एक मेटल सरफेस पर गिर रहा है, वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। भाई हम लोगों को पता है के मैक्स का फॉर्मूला, के मैक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, और के मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है E माइनस 5। फिर लिखा हुआ है सेम सरफेस इल्यूमिनेट, अच्छा पहले किससे गिरा थे, पहले लाइट जो गिरा हुआ है वो है लैम्डा, तो पहले वो लिख लेते हैं, 2 इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा माइनस 5। फिर लिखा हुआ है कि अगर सेम सरफेस को
सेम सरफेस पर अगर λ/2 वेवलेंथ गिराया जा रहा है, देन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो पता करना है। क्वेश्चन में यहां दिया हुआ इसका वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन 1 उधर ले जाते हैं। 213 किसके इक्वल, hc/λ के इक्वल हो जाएगा। अब हम लोग नया वाला k max पता लगाते हैं, k max डैश इज इक्वल्स टू hc/, वेवलेंथ क्या कर दी λ/2, तो 2 चला गया ऊपर और माइनस में 5। अब हम लोग को पता है hc/λ की वैल्यू 3 का डबल 6 माइनस, अब वर्क फंक्शन मेटल प्लेट तो वही है तो वर्क फंक्शन वही रहेगा। 6 - 1 कर लेंगे तो जो नया वाला काइनेटिक एनर्जी आएगा वो कितना जाएगा, वो आ जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इसका ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, यहां पढ़ लेते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि असर्शन रीजन की बात कर रहे हैं। एक सिंपल पेंडुलम है जिसको लेके गया गया है किस पर, एक प्लैनेट ऑफ मास एंड रेडियस 4 times and 2 times respectively than the earth. The time period of the pendulum remains same on the earth and the planet. भाई सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड की बात करें तो क्या फॉर्मूला होता है, 2π √ में L/g। यहाँ पे जो g है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द प्लैनेट होगा, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, g कैपिटल है मास ऑफ द प्लैनेट डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ द प्लैनेट का स्क्वायर। तो अगर हम लोग ये डेटा यहाँ रख दे तो क्या आ जाएगा, 2π √ में L/g/m में r का स्क्वायर। अब देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। अगर हम लोग नया वाला टाइम पीरियड देखने का प्रयास करें कि भाई क्या कुछ चेंज हो रहा है क्या, तो 2π √ में L क्या बोला जा रहा है कि जो मास है उसको कर देते रहे 4 गुना, तो g नया वाला मास पुराने वाले मास का 4 टाइम्स, जो रेडियस है एंड रेडियस 2 टाइम्स, लेकिन स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 4r², तो 4 कट गया, दिख रहा है कि L/r² और 2π वही है। इसका मतलब जो टाइम पीरियड होगा वो भी क्या रहेगा, वही रहेगा। द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम रिमेन सेम ऑन द अर्थ एंड द प्लैनेट, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो असर्शन तो करेक्ट है। रीजन पढ़ते हैं। अगर असर्शन वाली बात को लिखने के लिए, प्रूफ करने के लिए अगर हम लोग रीजन वाली बातों का इस्तेमाल किए होंगे तो असर्शन रीजन दोनों करेक्ट होगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। लेकिन अगर रीजन में एकदम अलग ही बात लिखा होगा तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। द मास ऑफ द पेंडुलम रिमेन अनचेंज एट अर्थ एंड द अदर प्लैनेट, बिल्कुल सही लिखा हुआ भाई, क्योंकि मास जो होता है वो तो नहीं बदलता है ना, मास तो वही रहता है। क्या बदलता है, वेट बदलता है। ठीक है, वेट बदल जाता है। क्यों, क्योंकि जी का वैल्यू बदल जाता है। वेट इज इक्वल टू mg होता है, अलग अलग प्लैनेट पे जी अलग अलग होता है, इसलिए वेट अलग अलग होता है, लेकिन मास में कोई चेंज नहीं होगा, मास तो वही रहता है। लेकिन मास सेम होना टाइम पीरियड के सेम होने का रीजन नहीं है। जी सेम हो गया है वहां पर, इस वजह से टाइम पीरियड सेम है, तो मास सेम होने का कोई रीजन नहीं है। इसलिए असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, लेकिन इस बात में एक्सप्लेनेशन नहीं है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। पहला लिखा हुआ बोथ आर ट्रू, आर इज नॉट द करेक्ट, बिल्कुल सही लिखा हुआ, पहला ही इसका ठीक है। ठीक है, 4 तो हम लोग तब लगाते हैं जब रीजन में ये लिखा होता है कि दोनों जगह पे जी का वैल्यू सेम आ रहा है। क्लियर है ना। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, यहां पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है टॉर्क ड्यू टू द फोर्स 2i cap plus j cap plus 2k cap about the origin acting on a particle whose position vector is this। भाई टॉर्क सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूले पर ही क्वेश्चन पूछ लिया गया। r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर होता है, i कैप j कैप k कैप, i कैप j कैप और k कैप। r की बात करते हैं, r है 1 1 1, फोर्स है 2 1 2, रखते हैं हम लोग एक बार, i कैप 2 - 1 माइनस में j कैप, यहाँ आ जाएगा 2 - 2 प्लस में k कैप, कितना आ जाएगा 1 - 2, कितना आ रहा है ये 1i कैप माइनस 0 j कैप और माइनस में क्या आ जाएगा k कैप। तो जवाब क्या आ रहा है, जवाब आ रहा है i कैप माइनस में k कैप, तो ये आ जाएगा i कैप माइनस k कैप। ऐसा ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऐसा ऑप्शन नंबर केवल 3rd दिख रहा है। क्लियर ना। अगले क्वेश्चन क्यों चल रहे हैं, यहां पढ़ते हैं एक बार इसको। दिया हुआ हम लोगों को एक लॉजिक गेट का कॉम्बिनेशन दे दिया गया है, ट्रुथ टेबल दिया हुआ है, लिखा है टू ऑब्टेन द गिवन ट्रुथ टेबल फॉलोइंग लॉजिक गेट शुड बी प्लेस्ड एट जी। अच्छा ठीक है, जी पे कौन सा गेट होगा यही हम लोगों को पता लगाना है। ठीक है, शुरुआत करें भाई, यहां तो ए आया, यहां पे बी का बार आ जाएगा, यहां तक बी आया, बी 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 पलट गया, नॉट गेट लगा तो बी बार हो जाएगा, यहाँ पे ए तो यहाँ पे ए। ये कौन सा गेट है, ये तो एंड गेट है। एंड गेट में तब तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इनपुट्स का, तो a इंटू में b का बार, फिर a इंटू में b का बार। ठीक है, अब हम लोगों को इस गेट का आइडिया ही नहीं है तो y कैसे पता लगाएंगे, तो हम लोग को ऑप्शन चेकिंग से जाना पड़ेगा। तो मान ले रहे हैं कि जो g है वो है नॉर गेट। अब अगर g नॉर गेट होता है तो y क्या आ जाएगा, नॉर गेट में क्या करते हैं, इनपुट्स को जोड़ देते हैं और पूरे पर बार लगा देंगे। जब दो सेम इनपुट का ऐड किया जाता है तो वही आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा a b बार पे होल बार। ठीक है, बार तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, a बार प्लस b बार पे बार, और यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा तो वैल्यू कितना आ जाएगा, a बार प्लस b। शुरुआत करते हैं, ट्रुथ टेबल देखना शुरू करते हैं।
ट्रूथ टेबल में लिखा हुआ है कि ए बी वाई, ए का वैल्यू 0, 0 लेंगे, 0 का बार 1 और 1 प्लस बी 0 है तो 1 प्लस 0 1 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। फिर हम लोगों को ए बार प्लस बी करना है, तो ए बार कितना हो जाएगा, 0 का बार 1, मतलब ट्रूथ टेबल चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो 0 का बार 1 और 1 और 1 जुड़ के 1 आता है, 1 और 1 जुड़ के 1 आता है, तो नहीं दे पा रहा है हम, तो इसका जो नॉर गेट है वो तो सही नहीं है, तो इसका मतलब कि इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो ठीक नहीं है। सेकंड की ओर चलते हैं, एंड गेट। एंड गेट चेक करते हैं। एंड गेट में क्या होगा कि जो भी इनपुट्स होते हैं उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर इनपुट्स होते हैं सेम तो आउटपुट जो होता है वह एक ही बार आ जाएगा, एक बार, ठीक है। तो शुरुआत कर रहे हैं ए बी बार, तो ए 0 का 0, बी बार करेंगे तो 1, 0 इंटू 1 तो 0 आएगा, तो गड़बड़ हो गया भाई, तो पहला वाला ही गड़बड़ा गया, तो एंड गेट भी नहीं है। नैंड गेट चेक करते हैं, क्या होता है ए बी बार इंटू ए बी बार और पूरे पर बार, नैंड गेट का आउटपुट। जब सेम नंबर का इनपुट का मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आ जाएगा, ए बी बार पे बार, इसका मतलब कितना आ जाएगा ए बार और प्लस में बी बार पे बार, मतलब बी हो जाएगा। चेक करना शुरू कर रहे हैं, 0, 0 का बार 1, 1 प्लस 0 1 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। ए बार तो 1 और बी 1 प्लस 1 1 आ जाएगा, तो गड़बड़ हो गया भाई, तो ये भी गड़बड़ हो गया। अब बचा कौन सा, बचा है और गेट। अब और गेट के हिसाब से चलना शुरू कर देते हैं, एक बार और गेट को चेक कर लेते हैं। वैसे तो लग रहा है कि यही होगा तब, अगर बाकी 3 नहीं है, लेकिन एक बार और गेट को भी चेक कर लेते हैं। क्या होगा भाई, ए बी बार और प्लस ए बी बार, और गेट में दोनों को जोड़ देते हैं, सेम नंबर जुड़ेगा तो वही आ जाएगा, ए बी बार ही आ जाएगा। रखते हैं 0, फिर इंटू बार, 0 का बार 1, तो 0 इंटू 1, ये तो 0 आ रहा है, वो भी सही नहीं है, कोई सही नहीं है भाई, ये वाले क्वेश्चन का कोई ऑप्शन ही सही नहीं है ना, सब गड़बड़ है, सब बोनस होना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन पता नहीं कैसे एनटीए वाले इसका कुछ और ही आंसर दे रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे कि इसका जो है, इसका कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं आ रहा है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन को चल रहे हैं हम लोग। लिखा हुआ एक फोर्स है अप्लाई किया गया एक पार्टिकल पर, और वो जो है पार्टिकल वो आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप चल रहा है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी इफ द वर्क डन ऑफ द पार्टिकल इज 0, कि अगर पार्टिकल पे किया गया जो वर्क डन है वो पूरी तरह से 0 आ रहा है। तो शुरुआत कर रहे हैं, इस पे ध्यान देते हैं भाई। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, आई का आई मल्टीप्लाई जे का जे में और के का के में। शुरुआत कर रहे हैं, आई का आई में कर रहे हैं, कितना आ जाएगा 2, जे का जे में करेंगे तो माइनस में 2b, के का के में करेंगे तो माइनस में 1, और किसके इक्वल आ रहा है ये 0 के इक्वल, तो 2 माइनस 1 1, उधर ले आएंगे तो 1 इक्वल 2b, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, b का वैल्यू आ जाएगा 1/2, 1/2 मतलब इसका ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। यहां लिखा हुआ है कि असर्शन और रीजन के करेस्पॉन्डिंग फिर से क्वेश्चन है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, द फ्रिंजेस प्रोड्यूस्ड बाय रेड लाइट आर क्लोजर एज कंपेयर टू दोज प्रोड्यूस्ड बाय ब्लू लाइट। देखते हैं भाई, क्लोजर है y इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा x कैपिटल D बाय स्मॉल d, और क्लोजर की बात कर रहे हैं मतलब फ्रिंज विड्थ जैसे कोई चीज लेके चलना चाह रहे होंगे तो वो होता है लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। पढ़ते हैं एक बार। लिखा हुआ है कि क्लोजर होंगी, रेड लाइट की क्लोजर होंगी एज कंपेयर टू दोज प्रोड्यूस्ड बाय ब्लू लाइट। देखते हैं एक बार, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इधर जाने पर लैम्डा बढ़ रहा होता है तो फ्रिंज विड्थ बढ़ेगा, तो ब्लू से रेड जाते तब फ्रिंज विड्थ बढ़ जाता है। यहाँ कुछ उल्टा लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि इन यंग ग्लोबल द फ्रिंजेस प्रोड्यूस्ड बाय रेड लाइट आर क्लोजर एज कंपेयर टू दोज प्रोड्यूस्ड बाय ब्लू लाइट। बिल्कुल गलत लिखा हुआ है भाई, रेड लाइट में क्लोजर नहीं फार होंगी, रेड लाइट में फार होंगी ब्लू के कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि ब्लू का वेवलेंथ कम है भाई, तो ब्लू का वेवलेंथ कम तो ब्लू का फ्रिंज विड्थ कम, तो रेड वाले का वेवलेंथ ज्यादा है तो रेड वाले का जो फ्रिंज विड्थ है वो भी ज्यादा होगा। तो लिखा है फ्रिंजेस प्रोड्यूस्ड बाय रेड लाइट आर क्लोजर, नहीं क्लोजर नहीं फार होंगी, तो असर्शन ही गलत लग रहा है, तो असर्शन तो रॉन्ग है। एक बार आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, बिल्कुल परफेक्ट लिखा हुआ, ये बात हम लोग को यहाँ दिख भी रहा है कि जो फ्रिंज विड्थ है वो वेवलेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो रीजन तो करेक्ट है लेकिन जो असर्शन है वो रॉन्ग है, तो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड आता हुआ दिखाई देना चाहिए। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं हम लोग, यहां पढ़ते हैं। लिखा हुआ बॉल ऑफ मास 100 ग्राम इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड एट 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। एक पार्टिकल है, एक बॉल एक्चुअली में, जिसको फेंका गया है कितनी स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड से 60 डिग्री पर, तब तो ये ऐसे जाते हुए ऐसे गिरेगा इस तरीके से कहीं। क्या बोला जा रहा है फिर हम लोगों से कि द डिक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल ड्यूरिंग द मोशन फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू हाईएस्ट पॉइंट। अच्छा ठीक है, पहले यहाँ की काइनेटिक एनर्जी और हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस चाहिए हम लोगों को, देख लेते हैं एक बार। तो पहले हम लोग पीओपी पर निकालते हैं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर काइनेटिक एनर्जी देखते हैं, क्या हो जाएगा, हाफ m की जगह पे कितना 100 बाई में 1000 और इंटू में 20 का मतलब कितना हो जाएगा 400, 0 0 0 0 कट जाएगा, 1 0 1 0 कट जाएगा, कितना आएगा जवाब, ये आएगा 20 जूल आ रहा है। क्लियर ना, तो 20 जूल आ जाएगा ये। अब हम लोग निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी एट टॉप,
टॉप पर निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी को। क्लियर? यहां देखेंगे तो यहां पर जो स्पीड बचता है वो तो पूरे स्पीड का 20 इंटू में cos थीटा बचता है, cos 60 बचेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल, क्योंकि पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन स्पीड कभी नहीं बदलता। इस पर तो हम लोग एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया है, देख सकते हो उसको भी। ठीक है, तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 20 cos 60 की वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2, तो सिंपल कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। क्लियर? 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग टॉप पर देखेंगे तो हाफ m की वैल्यू की बात करें कितना आ जाएगा 100/1000, और इनटू में 10 का स्क्वायर मतलब कितना आ जाएगा 100, 0 0 0 0 0 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 5 जूल। तो क्या बोला है कि भैया कितना जो है काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर जाएगा, चेंज पूछा जा रहा है। तो 20 जूल से 5 जूल ही बचा, तो 15 जूल की कमी आ जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ रहे हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ ट्रांसपेरेंट फिल्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.0 इज कोटेड ऑन अ ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.45। कोई ग्लास का स्लैब है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों को दे दिया गया है, ये है 1.45। ठीक है, अब इसके ऊपर कोई ट्रांसपेरेंट फिल्म की कोटिंग की गई है, तो यहां पर एक कोटिंग कर दी गई है, और जिसका कोटिंग किया गया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया 2.0। ठीक है, 2 दे दिया गया है। व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ ट्रांसपेरेंट फिल्म? इसी का थिकनेस पूछा जा रहा है, कुछ भी मान लेते हैं, थिकनेस को लेट से डी मान लेते हैं। ठीक है ना, फिर क्या बोला जा रहा है कि टू बी कोटेड फॉर द मैक्सिमम ट्रांसमिशन ऑफ ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस एज्यूम दैट द लाइट इंसिडेंट नियरली परपेंडिकुलर टू द ग्लास स्लैब। ठीक है, अच्छा ये मान रहे हैं कि नियरली परपेंडिकुलर इंसिडेंट हुआ है। हम लोग को चाहिए कि मैक्सिमम ट्रांसमिशन हो। मैक्सिमम ट्रांसमिशन का मतलब कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो मिनिमम होना चाहिए, तभी तो मैक्सिमम ट्रांसमिशन हो पाएगा। तो रिफ्लेक्टेड रे की इंटेंसिटी लगभग 0, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए। अब हम लोगों को पता है कि अगर स्लैब का थिकनेस है डी, तो जो पाथ डिफरेंस आता है वो आता है म्यू इंटू डी, अगर जहां पे म्यू जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, डी जो है वो थिकनेस है, इज इक्वल्स टू पार्ट डिफरेंस के इक्वल। चूंकि डिस्ट्रक्टिव की बात कर रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव केस में मिनिमम क्या होगा λ/2, 3 λ/2, पार्ट डिफरेंस तो यही चलता है। तो हम लोग सबसे मिनिमम की बात करते कितना हो जाएगा λ/2। तो अगर हम लोग डी की बात करें, क्वेश्चन में थिकनेस ही चाहिए उनको कि मिनिमम थिकनेस चाहिए, मिनिमम थिकनेस, तो सबसे छोटा वाला पार्ट डिफरेंस लेंगे जो कि λ/2 होगा। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी λ/2 म्यू। अगर हम लोग लैम्डा की बात करें तो क्वेश्चन में हम लोगों को वेवलेंथ दिया हुआ है, वेवलेंथ कितना है, वेवलेंथ है 552। ट्रांसपेरेंट जो सीट है, जो हम लोग ट्रांसपेरेंट फिल्म की बात कर रहे हैं, उसको जो कोटेड किया ग्लास स्लैब से, और हम लोगों को ट्रांसपेरेंट फिल्म का ही चाहिए, ट्रांसपेरेंट फिल्म का ही थिकनेस चाहिए, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, वो है 2। कंफ्यूज करने के लिए एक और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, इसका कोई यूज ही नहीं पड़ा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, कटपिट करेंगे 2 7 और ये आ जाएगा 5, 275 आ जाएगा, और 275 डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे, 1326 लगभग 135 136। यस, कौन सा ऑप्शन रहेगा, इसका ऑप्शन नंबर थर्ड आता हुआ दिखाई देगा। क्लियर है ना? अगले बढ़ रहे हैं क्वेश्चन पे। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है ट्यूब ऑफ लेंथ L shown in the figure, the radius of cross section at point 1 is 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो रेडियस है वो दे दिया गया है 2 सेंटीमीटर, एंड एट द पॉइंट 2 is 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो रेडियस है वो दे दिया गया है 1 सेंटीमीटर, रेस्पेक्टिवली विद द वेलोसिटी ऑफ वाटर इंटरिंग एट पॉइंट दिस। अब हम लोग को पता है कंटिन्यूटी क्वेश्चन लगानी है हम लोग को भाई, A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2, क्योंकि एरिया इंटू वेलोसिटी जो होता है वो कांस्टेंट होता है, प्रोवाइडेड कि जो फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल हो। क्लियर ना? देन वेलोसिटी ऑफ वाटर लिविंग एट द पॉइंट 2 विल बी। तो 2 वाले पर हम लोग को पता लगाना है, तो शुरुआत करते हैं। एरिया के लिए क्या लिख लेंगे, पाई r का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1 के पास जो वेलोसिटी है, 1 के पास जो वेलोसिटी वो दे दिया गया 2 मीटर पर सेकंड इज इक्वल्स टू 2 वाले के पास पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, इंटू वेलोसिटी पता करना है, काटाकुटी कर देंगे। यहाँ से जो V2 आ जाएगा इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 8 मीटर पर सेकंड। तो जहां पर एरिया कम होगा वहां पर स्पीड जो होगा बढ़ जाएगा, क्योंकि जो रेडियस है वो आधा किए हैं, एरिया जो होगा 1/4 हो जाएगा, तो जो वेलोसिटी होगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा। तो 4 टाइम्स होकर के जो वेलोसिटी होगा वो कितना आ गया 8 मीटर पर सेकंड। तो ऐसे भी सोचा जा सकता था। क्लियर ना? अच्छा, अगर किसी दिमाग में आ रहा हो कि सेंटीमीटर मीटर क्यों नहीं बदले, तो भाई इधर भी सेंटीमीटर था इधर भी सेंटीमीटर, चल गया वैसे ही। ये मीटर पर सेकंड में था, इसलिए इसका भी आंसर क्या आ गया मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये भी वही यूनिट में आएगा जिस यूनिट में ये रखे, तो ये मीटर पर सेकंड, तो ये भी मीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ लें एक बार। तो यहाँ लिखा हुआ है कि गिवन आर स्टेटमेंट फॉर द सर्टेन थर्मोडायनामिक वेरिएबल इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम एंड मास आर एक्सटेंसिव वेरिएबल। पहली बात, एक्सटेंसिव वेरिएबल की बात करें अगर, कि क्या होता है एक्सटेंसिव वेरिएबल। एक्सटेंसिव वेरिएबल वो वेरिएबल्स होते हैं जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करते हैं, अमाउंट पर डिपेंड करते हैं। भाई वॉल्यूम तो पक्के से अमाउंट पर डिपेंड करता है, मास भी पक्के से अमाउंट पर डिपेंड करता है, क्योंकि मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। भले डेंसिटी ना बदले लेकिन वॉल्यूम अमाउंट से बदल तो जाएगा ही। इंटरनल एनर्जी की बात करें तो इंटरनल एनर्जी जो होता है वो तो टेम्परेचर चेंज के साथ साथ अमाउंट पे भी तो डिपेंड करता ही है ना, नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करेगा, और नंबर ऑफ मोल्स खुद मास पर डिपेंड करेगा, और मास तो अमाउंट पर डिपेंड करेगा ही करेगा। तो क्लियरली दिख रहा है कि इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम, मास तीनों एक्सटेंसिव वेरिएबल है, तो ये बात तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है।
प्रेशर, टेम्परेचर और डेंसिटी आर इंटेंसिव। इंटेंसिव वेरिएबल वो होते हैं जो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करते। तो भाई प्रेशर, टेम्परेचर और डेंसिटी बिल्कुल सही बात है, अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि हम कम अमाउंट ले ज्यादा अमाउंट ले, प्रेशर वही रहेगा, टेम्परेचर वही रहेगा और डेंसिटी वही रहने वाला है। अगला पढ़ते हैं, लिखा हुआ वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड डेंसिटी आर इंटेंसिव। गलत है भाई, वॉल्यूम तो बदल जाएगा ना, अगर अमाउंट बदलेगा तो बदल जाएगा, तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं हुआ, ठीक है, तो गड़बड़ हो गया। मास, टेम्परेचर एंड डेंसिटी आर एक्सटेंसिव, तो टेम्परेचर नहीं होता, टेम्परेचर तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो ये भी गलत हो गया है। तो कौन सा सही है, ए और बी ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। क्लियर है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग, ध्यान देना। यहाँ लिखा हुआ बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2 मीटर ऑन वर्टिकल प्लेन एज ऑन द फिगर, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट ए इज। ए पर हम लोगों को वेलोसिटी दे दिया गया, यहाँ पर जो इसका वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फिर लिखा है रेशियो ऑफ काइनेटिक एट पॉइंट बी एंड सी, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन का क्वेश्चन है। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करेंगे एक बार ए और बी पर, फिर मन करने के ऊपर है, अगर मन करेगा तो बी और सी पर कर देंगे, चाहे ए और सी पर कर देंगे, कहीं कर सकते हैं, ठीक है। शुरुआत करते हैं। अगर हम इस पर ध्यान देंगे तो ए और बी पे शुरुआत कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से स्टार्ट करते हैं। यहीं पर रेफरेंस लाइन लेंगे तो पोटेंशियल 0, काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो हाफ, मास कितना हो जाएगा 100 बाई में 1000, इनटू में क्या लिख लेंगे, ए पर जो स्पीड है वो है v, मतलब 10, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। फिर इज इक्वल्स टू बी पर चलते हैं, यहां पर तो काइनेटिक एनर्जी पता करना है हम लोगों को, काइनेटिक एनर्जी ही पता करना है, इसको काइनेटिक एनर्जी ही रहने देना, काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। भाई ये वाला रेडियस जो है वो कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ 2 मीटर, तो इधर की ओर इसका कंपोनेंट क्या आएगा, ये आ जाएगा 2 cos 30, तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस होगा वो तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा m की वैल्यू 100 बाई में 1000, m, g की वैल्यू 10 इंटू h निकाल रहे हैं ना, तो h क्या लिखेंगे 2 माइनस 2 cos 30 की वैल्यू कितनी √3/2, ये पूरा आ जाएगा यहाँ से, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ रहा है ये 1 0 0, ये इनसे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 5 इज इक्वल्स टू kb प्लस, ध्यान देते हैं एक बार, ये तो पूरा ही कट जाएगा, ये आ जाएगा कितना 2 माइनस √3, उधर ले जा रहे हैं इसको, तो यहाँ से जो kb की वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगा 3 प्लस √3, तो ये आ गया हम लोग की काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। अब एक बार फिर से शुरू करते हैं, अब हम लोग चूंकि ए का ऑलरेडी लिख चुके हैं तो सीधा ए और सी से कहानी शुरू करते हैं ना, तो ए और सी पर लिख रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी वापस कंजर्व कराते हैं, ए पर दोबारा रेफरेंस लाइन यहीं पर है तो पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी तो यही रहेगा। सी पर चलते हैं, अगर हम लोग ठीक से चलें, ध्यान देना एक बार, ये वाला जो एंगल होगा वो तो 90 डिग्री है, तो ये जो रिमेनिंग एंगल होगा भाई, अगर ये 30 ये 60 होगा, तब अगर ये 60 तो ये वाला कितना हो जाएगा, तो ये वाला जो हो जाएगा ये हो जाएगा हम लोगों का कितना, यहां पर ये 30 था, 60 था, तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री वापस, ठीक है। तो अगर हम लोग कंपोनेंट तोड़े तो इधर की ओर कंपोनेंट क्या आएगा 2 sin 30, क्योंकि ये इसका इधर आएगा ना 2 cos, इधर आएगा 2 sin, तो 2 sin 30 की वैल्यू 1/2, तो वैल्यू सिंपल सिंपल कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा कितना, ये वैल्यू आ रहा है 1 ना, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, तो हम लोग इसी चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो क्या लिख लेंगे, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी प्लस m की जगह पे 100/1000 इंटू में g की वैल्यू 10, mgh लगा रहे हैं अगेन ना। अब h देखेंगे तो ये डिस्टेंस कितना, ये तो पूरा 2 है और ये 1 है, तो जो यहाँ पे हाइट होगा वो हो जाएगा 3, ये पूरा कट गया, यहाँ ये वैल्यू कितना आ रहा है 5 इज इक्वल्स टू kc प्लस में 3, तो kc का वैल्यू कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2। हम लोग क्या चाहिए, हम लोग को रेशियो चाहिए, तो b पर काइनेटिक एनर्जी कितना है 3 प्लस √3 और डिवाइडेड बाई 2, तो 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2, ऐसा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ रहे हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ लेते, लिखा हुआ है कि प्रोटॉन इज मूविंग अनडिफ्लेक्टेड इन अ रीजन ऑफ क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब ऐसा कब हो सकता है, ऐसा तो तभी हो सकता है जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल रहा होगा, QVB sin थीटा, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है कि व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑफ द प्रोटॉन मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ। अब इसी बात से इस बात का प्रूफ हो गया कि V और B के बीच में एंगल 90 डिग्री रहा होगा, तो sin 90 जो 1 हो जाएगा, तो हम लोग सिंपली बात बोल सकते हैं कि अगर हम लोग यहाँ से Q कैंसिल आउट कर दें तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V इंटू में B, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, लिखा हुआ व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑफ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा दिए हैं तो जो प्रोटॉन है वो सर्कुलर पाथ में घूमने लग रहा है। सर्कुलर पाथ में अगर घूम रहा है तो हम लोग के पास फॉर्मूला है mv इज इक्वल टू QRB, कहां से आएगा फॉर्मूला भाई, mv स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू QVB करेंगे, VV कटा तो ये फॉर्मूला आ गया, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स से मिला होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं अभी, ठीक है। अच्छा, और हम लोग क्या दिया, हम लोग को स्पीड दिया हुआ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है हम लोग को कितना 1.6 इंटू 10 की पावर -27, स्पीड दिया हुआ कितना 2 इंटू 10 की पावर 5, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -90, वैसे भी प्रोटॉन का मास तो रखे ही थे, ठीक है। आर की बात करें तो आर का वैल्यू कितना है 2 बाई में 100, और ये हम लोग आ जाएगा क्या मैग्नेटिक फील्ड B।
यहाँ देखेंगे तो 1.6 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये कितना आएगा 10 की पावर माइनस में 22 इज इक्वल्स टू, यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आ जाएगा 10 की पावर माइनस में 21, और ये आ गया हम लोग का किसका वैल्यू, बी का वैल्यू। ठीक है, बाकी सब तो ठीक है, ठीक चल रहा है। इधर लेके जाएंगे, ऊपर जाएगा 10 की पावर माइनस 21, नीचे ऊपर जाएगा 10 की पावर प्लस 21, माइनस 22 में से प्लस 21 करेंगे तो b का वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 1। 10 टू द पावर माइनस 1 आ रहा है, इसका मतलब क्लियरली ये 0.1 बोल सकते हैं, 10 की पावर माइनस 1 भी चलने दे सकते हैं। हम लोग क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो हम लोग के पास है ही। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे स्पीड इंटू वेलोसिटी, मतलब सॉरी स्पीड इंटू मैग्नेटिक फील्ड करके। तो स्पीड कितना है 2 इंटू में 10 की पावर 5, मैग्नेटिक फील्ड कितना है वो है 10 टू द पावर माइनस 1। यहाँ क्लियरली जो जवाब आएगा वो आ जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर 4। साफ साफ दिख रहा है किसका वैल्यू है x इंटू 10 की पावर 4। कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू तो 2 दिख जाएगा, 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। क्लियर है, अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। यहाँ पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन। लिखा हुआ 2 लॉन्ग पैरेलल वायर, लॉन्ग लिखा मतलब इनफाइनाइट वायर हो गया, ठीक है। लॉन्ग पैरेलल वायर एक्स एंड वाई सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर दिख रहा है, कैरिंग करंट 5 एम्पीयर 4 एम्पीयर ये भी दिख रहा है, रेस्पेक्टिवली अपोजिट डायरेक्शन ये भी दिख रहा है, एज द फिगर। मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए एट पॉइंट P एट डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर वाई, बिल्कुल लिखा हुआ है ये, ठीक है। मतलब हम लोगों को नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। ध्यान देते हैं एक बार, इसकी वजह से यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा तो इनवर्ट हो जाएगा, पाम रूल। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा, मतलब दोनों का डायरेक्शन है तो अपोजिट, डायरेक्शन अपोजिट है। देखते हैं किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है किसका मैग्नीट्यूड कम। शुरुआत करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 5 एम्पीयर निकाल रहे हैं, क्या फॉर्मूला है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। तो म्यू नॉट आई की जगह पर 5, 2 पाई डी, डिस्टेंस कितना होगा भाई, इससे डिस्टेंस पूरा देखेंगे ना तो कितना आ जाएगा 10, लेकिन सेंटीमीटर में तो 100 से डिवाइड, तो ऊपर जाकर के 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे 0 0 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जा रहा है 2 से काटते ही नहीं, छोड़ देते हैं अभी, कितना आ जाएगा 50 म्यू नॉट डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 पाई। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 4 एम्पीयर निकाल रहे हैं, क्या लिख लेंगे म्यू नॉट इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 पाई। डिस्टेंस की बात करेंगे तो 4 एम्पीयर से तो ये 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, 2 पाई इंटू डी, तो 4 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 ऊपर आ जाएगा। फिर से यहाँ 4 से 4 एलिमिनेट, यहाँ जो जवाब आएगा वो कितना आ जाएगा 100 म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई। साफ साफ दिख रहा है कि 4 एम्पीयर वाले का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, 4 एम्पीयर वाले का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, मतलब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डॉट आएगा ना, डॉट, ज्यादा में से कम को माइनस कर दे रहे हैं। तो अगर हम ज्यादा में से कम को माइनस करें तो म्यू नॉट बाई 2 पाई कॉमन, और 100 में से 50 चला जाएगा तो जवाब क्या आ जाएगा 50 ही आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, म्यू नॉट की वैल्यू पुट कर देते हैं। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई से कटेगा तो 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 इंटू में 50 डिवाइडेड बाई 2 पाई, ये कट पिट करेंगे तो यहाँ बचेगा 2, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 100, तो कितना आ रहा है ये 100 इंटू में 10 की पावर माइनस में 7 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 इंटू 10 की पावर माइनस में 5, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 5, इसका वैल्यू दिया हुआ x इंटू 10 की पावर माइनस 5। क्लियरली जो x का वैल्यू है वो तो 1 आता हुआ दिखाई देगा, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, द वैल्यू ऑफ x इज 1। क्लियर ना, अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इज सेपरेटेड, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिए हुए हैं, इन दोनों के बीच का सेपरेशन भी हम लोगों को दे दिया गया है, ये ऐसे सेपरेशन इज चार्ज बाय अ डीसी करंट, कंसीडर अ हाइपोथेटिकल प्लेट सरफेस ऑफ एरिया ए नॉट 3.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा 3.2, 16 ऑब्वियसली कम है यहाँ पे 3.2, दोनों सेंटीमीटर में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक नया ही प्लेट रख दिए हैं inside the capacitor and parallel to the plate, ठीक है। at an instant the current through the circuit is 6 ampere, at the same instant the displacement current through it, तो ठीक है कोई दिक्कत ही नहीं भाई। सबसे पहले हम लोग करंट डेंसिटी पता लगा लेते हैं, क्या हो जाता है वो, करंट डेंसिटी होता है I अपॉन एरिया। करंट कितना फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, करंट कितना फ्लो कर रहा है 6 एम्पियर, 6 एम्पियर। एरिया कितना है, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर चले दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भी आगे भी एरिया जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ठीक है। तो अगर हम लोग करंट थ्रू ए नॉट चाहिए तो करंट डेंसिटी में ए नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे, या तो ऐसे ठीक समझ में आ रहा हो, या तो ऐसे करते हैं यूनिटरी मेथड से कर लेते हैं कि भाई 16 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना करंट, तो वो करंट है 6 एम्पियर, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना करंट 6 अपॉन में 16, तो 3.2 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना करंट, तो 6 अपॉन 16 इंटू में 3.2, तो यहां से भी चल सकते थे, यहां से भी वही बात आ रही है, कितना आ रहा है 6/16 इंटू 3.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया। हम लोग देखेंगे तो 16 2 जा 32, तो 0.2 मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12, तो जवाब कितना आ जाएगा 1.2 एम्पियर आ जाएगा, 1.2।
तो 1.2 एम्पियर, लेकिन हम लोगों को जो जवाब चाहिए वो तो मिली एम्पियर में चाहिए, मिली एम्पियर यूनिट दिख रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब कितना आ जाएगा 1200 मिली एम्पियर। तो इस जगह हम लोग कितना फिल कर देंगे, आ जाएगा 1200। क्लियर है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। यहाँ पर पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन। लिखा हुआ ट्यूब ऑफ लेंथ 1 मीटर इज फिल्ड कंप्लीटली फिल किया गया है एक लिक्विड जिसका मास 2m है, क्लोज कर दिया गया बोथ एंड पर। द ट्यूब इज रोटेटेड यूनिफॉर्मली इन हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट 1/2% इफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड एट द। अच्छा ठीक है। क्या हो रहा है कि कोई एक ट्यूब लिए हैं और इस ट्यूब के अंदर एक लिक्विड भर दिए हैं, तो बोला जा रहा है कि जो ये दूसरा एंड है वहां पर कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा। अच्छा बिल्कुल सही भी बात है। जैसे हम लिक्विड भर के जैसे वैसे रोटेट करने लगेंगे तो लिक्विड बार बार इस वाले सरफेस को धक्का देगा ना दूर की तरफ, तो वही वाला फोर्स लग रहा है कुछ ना कुछ एफ। पहले तो हम लोग ये एफ सोच लेते हैं। सबसे आसान तरीका क्या, सबसे आसान तरीका तो सेंटर ऑफ मास से सोच लेते हैं। अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास सोचेंगे तो सारा मास हम लोग सेंटर कंसिडर करेंगे। टोटल मास कितना है 2 है, तब जो लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा 1/2। तो उस केस में जो फोर्स होगा वो तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। कितना होता है m ओमेगा स्क्वायर इनटू में रेडियस मतलब l के बराबर, और l है कितना 1/2। रखेंगे 2 उड़ जाएगा। तो ओमेगा की बात करें अगर तो f बाई में m इज इक्वल टू ओमेगा का स्क्वायर, स्क्वायर तरह के रूट बना देगा। क्वेश्चन में उसी का वैल्यू दिया हुआ कितना f बाई अल्फा m, तो साफ साफ दिख रहा है। अगर हम लोग कंपेयर करें तो यहाँ अल्फा की जगह पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब जिसका कोई नहीं होता उसका तो 1 होता है। ठीक है, तो क्लियरली अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी 1। क्लियर ना। तो इसके यहाँ पे 1 भर देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ लिखा हुआ है नेट करंट फ्लोइंग इन द गिवन सर्किट इज। नेट करंट चाहिए। शुरुआत करते हैं। यहाँ से बैटरी से करंट चलेगा, करंट के पास 2 रास्ते, फिर यहाँ से चलेगा करंट के पास 1 2 3 रास्ते दिखाई तो दे रहे होंगे, लेकिन यहाँ लगा हुआ है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर डीसी करंट के एलिमिनेटर के तौर पर काम करता है। बहुत जल्दी चार्ज होता है कैपेसिटर, तो ऐसा मानते हैं। ऐसे सिचुएशन में कुछ नहीं लिखा है तो हम लोग मान लेते हैं कि स्टडी स्टेट अचीव हो चुका है, मतलब कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका है। और जैसे ही कैपेसिटर फुली चार्ज रहता है तो वो अपने थ्रू करंट पास होने नहीं देगा, तो करंट पास नहीं होने देगा, ओपन सर्किट जैसा बिहेव करेगा। तो दिख भले रहा है कि आगे कुछ कुछ है, लेकिन सब खराब हो जाएगा। और करंट के पास सिर्फ और सिर्फ कितने रास्ते होंगे, 2 रास्ते। फिर वापस ये करंट ऐसे जाएगा, इधर तो जा नहीं सकता क्योंकि उसको वापस करंट की मतलब बैटरी की ओर जाना है, तो ये करंट वापस ऐसे पहुंच जाएगा इसके पास। दिख रहा है साफ साफ कि 6 ओम और 3 ओम अगर हम लोग पॉइंट पोटेंशियल लगाएंगे तो दिख रहा है कि ये दोनों आपस में पैरेलल में है। तो 6 3, तो क्या फॉर्मूला था R1 R2 बाई R1 प्लस R2, मतलब क्लियरली ये 18/9, मतलब ये क्लियरली कितना जाएगा 2 ओम। तो 2 ओम हो गया ये। फिर 2 ओम और 2 ओम 4 ओम। फिर 4 और 4 किस में होंगे, पैरेलल में। और जब पैरेलल में इक्वल रेजिस्टर होता है, 2 होते हैं तो आधा हो जाता है, तो 4/2 मतलब कितना जाएगा 2 ओम। तो 2 ओम रेजिस्टर आ जाएगा। तो करंट निकालेंगे तो करंट का वैल्यू क्या आ जाएगा V/R, कट पिट करके करंट जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, सिंपल 1 एम्पियर आ जाएगा 1। तो यहाँ पे जो आ जाएगा वो भर देंगे कितना 1। क्लियर है ना। अब ये अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। खत्म। ठीक है, ये था पूरा सॉल्यूशन हम लोगों का इस पेपर का, जेईई मेंस जो 22 जनवरी को था उसका सेकंड शिफ्ट का। और हम लोग प्रयास किए हैं कि सॉल्यूशन जितना जल्दी से उतना जल्दी समझा सके इस बात को। और अगर कुछ भी जो भी रहे जैसा भी रहे अपना फीडबैक जरूर मेंशन करिए कि आपका कितना सही रहा।